Bismillahirrahmanirrahim. This is Hamid Irfan Najmi and you are watching Random Fact Show. Today we'll talk about Second World War, which is also known as World War II. In this war, virtually every part of the world was involved during 1939 to 1945. This war was majorly fought between two groups, the Axis powers and Allied powers. Germany, Italy and Japanese were the Axis power, while on the other hand, France, Great Britain and United States were Allied powers. कहा यह जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी और वर्ल्ड वॉर टू कभी भी ना होती अगर वर्ल्ड वॉर वन ना होती। तारीखदान ये कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर वन का ही दूसरा फेज है। हुआ कुछ यूं था कि जर्मनी ने पोलैंड पे इन्वेड किया। पोलैंड जो कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के इन्फ्लुएंस के अंडर था, बुरी तरह से मुतासिर हुआ, जिसके रिएक्शन में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी और अगले 6 सालों में इंसानी जानें, ज़मीन और बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, जो कि दुनिया में अब तक देखने को नहीं मिलता। इसीलिए इसको दुनिया की अब तक की सबसे खूनी जंग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस जंग में 45 से 60 मिलियन इंसानी जानों का ज़िया हुआ। वर्ल्ड वार टू की बहुत सारी रीजंस थी, मोस्टली इसकी रीजन जुड़ी हुई थी वर्ल्ड वार वन के साथ। जो सबसे बड़ी रीज़न थी वो इनकी जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी कंट्रीज़ के दरमियान, जो पेरिस के अंदर हुई थी, वो एक इसकी बड़ी रीज़न थी। वो कंट्रीज़ जो इसमें हार गई थी, ख़ास तौर पे जर्मनी, वो इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे और वो समहाउ इसको कंपनसेट करना चाह रहे थे। इस वजह से इन कंट्रीज़ के दरमियान जो जीती हुई कंट्रीज़ थी और जो हारी हुई कंट्रीज़ थी, काफ़ी सारे क्लैशेस चल रहे थे और काफ़ी अनसर्टेनिटी डेवलप हो चुकी थी। दूसरी बड़ी रीज़न इस वहाँ की इकॉनमी थी। जितने भी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, उनकी इकॉनमी बुरी तरह से तबाह हो चुकी थी और उस टाइम पे अमेरिका में भी ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। तीसरी इसकी बड़ी रीज़न नेशनलिज्म थी। उस टाइम पे जितने भी लोग जो जंग में पार्टिसिपेट कर चुके थे और उसके बाद का टाइम, वो बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के साथ मोहब्बत को शो करना चाहते थे और ख़ास तौर पे वो कंट्रीज़ जो इस जंग में हारी थी, वो चाहती थी कि समहाउ हमें दोबारा मौका मिले और हम अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकें। चौथी इसकी रीज़न डिक्टेटरशिप थी। वो कंट्रीज़ जो हारी थी उनमें से मोस्टली कंट्रीज़ में डिक्टेटर्स आ चुके थे, जैसे कि जर्मनी, जापान, यूएसएसआर और इटली, और वो चाहते थे कि दोबारा से उन्हें मौका मिले जिसमें वो अपने आप को प्रूव कर सकें किसी जंग के अंदर। और पांचवी बड़ी रीज़न इसमें थी चेकोस्लोवाकिया का एरिया। वो एरिया जो वर्ल्ड वार वन के बाद इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर हो गया था और जर्मनी के बहुत सारे सिटीजन चेकोस्लोवाकिया के कुछ स्पेसिफिक इलाकों में ज़्यादा तादाद में मौजूद थे और हिटलर चाहता था कि वो इलाके जर्मनी को दे दिए जाएं। 1938 में ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ हिटलर की डील हुई कि वो इलाके उन्हें दे दिए जाएंगे, लेकिन 1939 में जर्मनी ने, जो कि हम आप चेक रिपब्लिक के नाम से जिस इलाके को जानते हैं, उस पूरे पे कब्जा कर लिया। वर्ल्ड वॉर टू का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जापानीज का स्पाई विंग, जो सबसे बड़ा स्पाई विंग था, वो मैक्सिको में ऑपरेट कर रहा था। वहाँ पर रहकर वो दुश्मन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन, इनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करता था और जापानीज को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता था। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि सोवियत यूनियन, जो कि इनिशियली जर्मनी का साथी था, बाद में यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिल गया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सोवियत यूनियन को सबसे ज़्यादा इंसानी जानों का लॉस बेयर करना पड़ा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है कि 7 मिलियन लोग सोवियत यूनियन के इस जंग में मारे गए, जबकि 5 मिलियन लोग ज़ख्मी हुए। क्वीन एलिज़ाबेथ, जो कि किंग जॉर्ज 6 की सबसे बड़ी बेटी थी, उन्होंने इस जंग में एज अ ड्राइवर और मैकेनिक अपनी सर्विसेज दी। किंग जॉर्ज ये समझते थे कि उनकी शहजादी को रॉयल फैमिली की एजुकेशन सिस्टम में डाला जाए, जबकि शहजादी के कुछ अपने ही प्लान्स थे। उन्होंने प्रेफर किया कि वो एक आम सिपाही की तरह जंग का हिस्सा बनेंगी और उन्होंने इसी जंग के दौरान इंजीनियरिंग के कोर्सेज किए और एक कार के इंजन को ठीक करना भी सीखा। वर्ल्ड वॉर टू को वॉर ऑन एवरी फ्रंट भी कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर वन, जो कि मेजरली ट्रेंचेस में और मोर्चों में लड़ी गई, वर्ल्ड वॉर टू में सूरत हाल बिल्कुल बरक्स थी। यहाँ पर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी विद लेटेस्ट मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स यूज किए गए। वर्ल्ड वॉर टू में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है
कि यहाँ पे एटम बम को पहली दफा वॉरफेयर में यूज किया गया। 6 अगस्त 1945 को एन एटॉमिक बॉम्ब नेम लिटिल बॉय was bombed on Hiroshima, killing 140,000 people. पहले एटम बम के बाद जब जापानीज की तरफ से सरेंडर की मैसेजेस ना मिले तो 9 अगस्त 1945 को एक और एटम बॉम्ब जिसका नाम फैट मैन था नागासाकी के शहर पर गिराया गया, जिसके नतीजे में 80,000 लोग लुकमाए अजल बने। कहा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर आज भी रेडिएशन के असरात हैं और वहां पे पैदा होने वाले बच्चे आज भी कुछ डिसेबिलिटी का शिकार हैं। एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि इस वॉर में जो सबसे यंग सोल्जर ने पार्टिसिपेट किया था, केल्विन ग्राहम, वो सिर्फ 12 साल के थे और यूएस मिलिट्री में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और वंस जब वो इंजर्ड हो गए थे तो उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया गया था और उनकी असल उम्र का किसी को नहीं पता चला। एक और फैक्ट आपको बताता जाऊँ कि इस वॉर के अंदर जापान ने 1 मिलियन येन पे करके रिसर्चर्स को एक ऐसी मशीन बनवाई थी जिसका नाम था डेथ रे, और वो इलेक्ट्रिक वेव के थ्रू अपने टारगेट को हिट करती थी और ये काम करती थी निकोलस टेस्ला के मॉडल के ऊपर। ये मशीन का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया था जो कि हाफ माइल तक अपने टारगेट को हिट कर सकता था, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि वो टारगेट वहाँ पे 10 मिनट तक स्टिल खड़ा रहे। इट वॉज जस्ट अ प्रोटोटाइप। अगर मज़ीद इस पर रिसर्च की जाती तो शायद इस मशीन को मज़ीद इम्प्रूव कर लिया जाता, लेकिन वंस जब यह वॉर एंड हो गई थी और जापान ने सरेंडर कर दिया था तो इस मशीन पे काम करना बंद कर दिया गया। इस जंग का एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि जर्मन का जो पहला सोल्जर इस जंग के दौरान मरा था वो जापानीज़ के हाथों मरा था, जब वो एक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहा था और गलती से वहीं पे ग्रेनेड गिर गया था। और सेम एज जो अमेरिका का पहला सोल्जर था वो उनके अलायंसेस यानी कि रशिया के हाथों फ्रेंडली फायर के अंदर मरा था। एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि जर्मनी के बहुत सारे रिसर्चर्स ने बायो वेपन्स डेवलप किए हुए थे, लेकिन हिटलर बायो वेपन्स के शदीद खिलाफ था और उसने कहा था वर्ल्ड वार 2 के अंदर किसी किस्म के बायो वेपन यूज़ नहीं किए जाएंगे। मे बी उसका एक्सपीरियंस जो वर्ल्ड वार 1 का था बायो वेपन्स की, उसकी वजह से उन्होंने बायो वेपन्स यूज़ करने से इनकार कर दिया। इस वॉर का एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का पर्सन हीरो ओनाडा जो कि जापानीज़ के थे, वो उस टाइम पे लोकेटेड थे फिलिपाइन में इंटेलिजेंस इकट्ठी करने के लिए। और 1945 में जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो उन्होंने कभी भी सरेंडर नहीं किया और मज़ीद 30 साल तक वो वहाँ पे इंटेलिजेंस का काम करते रहे। और 1974 में उनके जो सुपीरियर ऑफिसर थे वो खुद वहाँ पे गए और उन्हें उनकी ड्यूटी से रिलीव किया। और लास्ट फैक्ट मैं आपको बताता जाऊं कि कोका कोला कंपनी, जिसे हम सब जानते हैं, उन्होंने अफ्रीका के अंदर अपना एक प्लांट लगाया था, बॉटलिंग प्लांट, ताकि फ्रंट लाइंस पे सोल्जर्स तक उनकी कोल्ड ड्रिंक को पहुंचाया जा सके। और इस कोल्ड ड्रिंक का साइकोलॉजिकल असर बहुत ज़्यादा था अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ।